Okay. So, first of all, we have amongst us Debu Varshney, the backbone of the session, by means of supporting the technical edge of the session. He is a CA final student who has cleared CA intermediate in his first attempt and currently pursuing his articleship in the well established domain of direct tax at one of the India's leading firms, Grant Thornton. With about 1 year of experience in direct tax, he is also a content creator, national level paper presenter, and has a keen interest in exploring AI applications. I would like to draw your attention as he is going to enlighten us about his journey and experiences throughout his journey. So let's invite him. So, yeah, Ashwini, you can Yeah, go ahead. yeah, Devu. Devu, you can start Yeah, with your first of all, introduction. Yeah. yeah, yeah. Thank you so much, Pooja, for this wonderful introduction. So I think मेरे को कुछ बोलने का है ही नहीं, आई थिंक सब तो बोल दिया. इससे पहले मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा आप सब लोगों से कि यार जब आप इस सेशन में आए हो तो प्लीज टेक अ नोट पैड एंड पेन. Hmm. जो भी चीज आपको अच्छी लगे प्लीज राइट इट डाउन, बिकॉज आई थिंक उसका और कुछ होने नहीं वाला वैल्यू. अगर आप एज अ देख रहे हो कि मतलब बस ऐसा टैप मूवी टैप में देख रहे हो तो कुछ वैल्यू नहीं होने वाला. प्लीज आई विल रिक्वेस्ट कि जब तक आप नोट पैड और पेन लेके हो तब तक मैं अपनी जर्नी बताता हूँ. सो आई एम फ्रॉम अ सिटी फ्रॉम अलीगढ़. एक्चुअली मैं एक सासनी से बिलोंग करता हूँ विच इज अ टाउन. तो यहाँ पे एक्चुअली इतनी सीएस भी नहीं है. इंडीड सीएस हैं बट इतनी सीएस भी नहीं है. एंड आई एम फ्रॉम अ नॉन सीए बैकग्राउंड फैमिली, तो मेरे पास कोई गाइडेंस वगैरह देने के लिए वाला कुछ नहीं है. एंड यहाँ पे भी जो बंदे जिन्होंने सीए करी है वो either they have done articleship from mid size और small size. तो Hmm. काफी ज्यादा रहता है कि मेरे पास लैक ऑफ गाइडेंस बहुत ज्यादा रही है कि मतलब मैं क्या चूज करूँ, कौन सा डोमेन चूज करना चाहिए, एंड मैनी मोर थिंग्स. तो लाइक कंफ्यूजन हमेशा रही है ज्यादा. तो इसके लिए बताए हम सबसे पहले हमें तो यही कंफ्यूजन रहती है कि डोमेन जब हम चूज करते हैं कि ऑडिट में चूज करें टैक्स में चूज करें. और ऑडिट में भी चूज करना है तो स्टेट ऑडिट चूज करें, इंटरनल ऑडिट चूज करें. टैक्स में करना है तो इनडायरेक्ट टैक्स चूज करें, डायरेक्ट टैक्स चूज करें. मतलब इतना ज्यादा फोमो हो रखा है कि हम मतलब समझ ही नहीं पा रहे कि अगर मैं टैक्स चूज कर रहा हूँ तो मेरा ऑडिट कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना बन जाए. तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि मैं अगर मैं टैक्स में हूँ, मेरा आगे जाके ऑडिट मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया, मेरे को डोमेन स्विच करना है तो मैं कैसे करूंगा. ये चीजें बहुत ज्यादा रहती हैं. तो यही है कि मैं सेशन में मोस्टली आई विल डेफिनेटली हेल्प करूंगा कि डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, मतलब आपको अगर डायरेक्ट टैक्स चूज करना है नहीं करना है, आपका इंटरसीजन बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, वो सारा ना इस मतलब मेरे इस पे क्लियर हो जाएगा. तो अबाउट में स्टार्टिंग करूँ डायरेक्ट टैक्स में, तो डायरेक्ट टैक्स के भी काफी फील्ड्स होते हैं. डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले अगर मैं बोलूँ आपको, क्या कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, इंडिविजुअल टैक्सेशन आ गया चेन्नई जिसमें टैक्सेशन वगैरह होता है, आपका एक्सपेक्ट टैक्सेशन आ गया, आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन आ गया, आपका ट्रांजेक्शन टैक्स आ गया, आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशन आ गया, आपका ट्रांसफर प्राइसिंग आ गया. तो मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता चलता हूँ. तो सबसे पहले अगर मैं कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात करूँ तो कॉर्पोरेट टैक्स में बेसिकली क्या होता है कि कॉर्पोरेट टैक्स में जैसे कि नाम में क्लियर है, तो हमको यहाँ पे एज पर डोमेस्टिक टैक्स लॉस कंपनीज का टैक्सेशन देखना है, कंपनीज की रिटर्न्स देखनी है, कंपनी के एडवांस टैक्सेस देखने हैं, कंपनी की जितनी भी लाइक हमारे पास कंप्लायंसेस वगैरह हैं वो सारी चीजें देखनी है. फिर मैं बात करूंगा इंडिविजुअल टैक्सेशन की. तो इंडिविजुअल टैक्सेशन में बेसिकली हमारे पास क्या आएगा कि जितने भी रिलेटेड है इंडिविजुअल से रिलेटेड होगा, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना, उनके टीडीएस और एंड कंप्लायंसेस देखना, उनका एडवांस टैक्स देखना, उनकी रिटर्न फाइलिंग वगैरह देखना. और अगर मैं बात करूँ तीसरा इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जो बिल्कुल भी नया होने वाला है, मैं आपको समझाता हूँ. ये क्या होता है, कुछ कुछ लाइक सपोज कुछ कुछ फर्म्स में ये कॉर्पोरेट्स के साथ मिक्स कर देते हैं, कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन बोल देते हैं, और कुछ फर्म्स में ये एक्सपेक्ट टैक्सेशन में भी बोला जाता है इसको. तो मैं अगर बताऊँ कॉर्पोरेट टैक्सेशन में, जैसे सपोज कोई भी कंपनी है, वो उसका हेडक्वार्टर एंड सब कुछ जर्मनी में है, एंड वो ऑपरेशन उसका इंडिया में भी है. तो अब उसका क्या टैक्सेबिलिटी रही बैठेगी एज पर डोमेस्टिक टैक्स लॉज, टैक्स ट्रीटी, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बेसिस पे हमको इसमें एवेल्युएट करना होता है इसकी टैक्सेबिलिटी कहाँ बनेगी. ये चीज एक पोर्शन आता है. और दूसरा रहता है हमारा एक्सपेक्ट टैक्सेशन. एक्सपेक्ट टैक्सेशन में हमारे पास क्या रहता है कि सपोज मैं जीटी का एम्प्लॉय हूँ, सपोज जीटी ने मेरे को भेजा फ्रांस के लिए एक असाइनमेंट पे इन जर्मनी 2025, ठीक है. तो अब फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर हम पढ़ते हुए आते हैं कि इन एनी फाइनेंशियल अगर मैं आर ओ बन जाता हूँ, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो मेरी टैक्सेबिलिटी बनेगी ग्लोबल इनकम पे. और फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर मेरी 182 डेज वाली थ्रेशोल्ड कंडीशन मीट हो रही है, तो मैं आर ओ आर बन गया. अब जब मैं आर ओ आर बन गया तो मैं ग्लोबल इनकम पे टैक्स पे करूंगा. अब मेरा असाइनमेंट शुरू हो गया जैन जैन 2025 में. तो फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 24-25
जैन फेब और मार्च की सैलरी मेरी फ्रांस में भी टैक्सेबल हो रही है और मेरी इंडिया में भी टैक्सेबल हो रही है। अब जब दोनों जगह मेरी टैक्सेबल हो रही है तो मेरी क्या क्रिएटिव पोजीशन मेरे को लेना है कि मैंने एम्प्लॉयमेंट कहाँ एक्सरसाइज वगैरह करा है, ये सारी चीज हमारी एक्सपेक्ट टैक्सेशन में डील करी जाती हैं। तो एक मैंने मेजर पार्ट दे दिया इसका एक्सपेक्ट टैक्सेशन का। नेक्स्ट देन हमारे पास आता है ट्रांजेक्शन टैक्स या फिर एमएनए हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वगैरह होते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे टैक्स शील्ड्स वगैरह देखना, ये सारी चीजें इस डोमेन में कवर हो जाते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग जो सबको पता ही है कि कोई भी क्रॉस बॉर्डर समरी वगैरह हमारे पास होता है, जो आर्म्स लेंथ प्राइसेस पे Devu, ट्रांजेक्शन्स Devu, वगैरह we रहते हैं we तो हमारे have पास। we have a Yep. speaker for transfer pricing. या दैट्स व्हाई यार मैंने ज्यादा नहीं बोला इसके Yeah, बारे में, he मेरे will पास ना elaborate. ऊपर से हो जाती है। Right. या नो प्रॉब्लम। यप यप यप। तो मतलब मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट टैक्स में ये काम रहने वाला है। अब डायरेक्ट टैक्स में भी जो वर्क रहता है हर डोमेन में, वो तीन पार्ट्स पे बेसिस पे डिवाइडेड रहता है। पहला रहेगा आपका कंप्लायंस, दूसरा रहेगा आपकी एडवाइजरी और थर्ड रहेगा आपका लिटिगेशन। तो Right. कंप्लायंस में जैसे मैंने बताया कि यप यप, हाँ, कुछ बोले आपके। no, 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 या stop. तो यार तो कंप्लायंस में हमारे पास सबसे पहले रहता है कि कंप्लायंस जैसे कि हमारे पास नॉर्मल जैसा टीडीएस और कंप्लायंस हो गया, कंपनीज का बोलूँ तो रिटर्न फाइलिंग हो गई, एडवांस टैक्सेस हो गए, ये चीज हो गई। इंडिविजुअल्स का मैं बताऊंगा तो टीडीएस और कंप्लायंस हो गए, एडवांस टैक्सेस हो गए, आपकी रिटर्न फाइलिंग्स वगैरह हो गई। तो ये हमारे पास कंप्लायंस पोर्शन में आता है। सेकंड आता है हमारे पास एडवाइजरी। अब एज अ टैक्स कंसल्टेंट मेरे को टैक्स लॉ पता है, तो क्लाइंट मेरे से क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा मेरा ये सिनेरियो बन रहा है, तो बताओ मेरी एज पर डोमेस्टिक टैक्स लॉज या फिर डीटी डबल के बेसिस में मेरी क्या पोजीशन बन रही है, मैं क्या टैक्सेबल हूँ नहीं हूँ। तो मैं एज अ टैक्स कंसल्टेंट सारे केस लॉस को एवेल्युएट करूंगा, देखूंगा केस के फेवर में है, जुडिशियल प्रेसिडेंट की नहीं है, उसकी बेसिस पे मैं उसको अपना मेमो बना के दूंगा, अपने एज एडवाइजरी बना के दूंगा। और तीसरा आता है हमारे पास लिटिगेशन। तो अब जो भी हमारे क्लाइंट को डिपार्टमेंट क्वेरी रेस करेगा या फिर कोई भी नोटिस भेजेगा, तो अब उनका ड्राफ्ट करना नोटिस का, या फिर नोटिस है तो मतलब क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना ईओ के सामने, तो ये सारी चीजें हमारी लिटिगेशन में आती हैं। तो आई थिंक मैंने ये मेजर पार्ट बता दिया। बट हमारे क्या रहता है कि बिग फर्म्स में जैसे कि आप देखोगे तो सपोज कोई पार्टनर है, वो पार्टनर अगर कॉर्पोरेट टैक्स लेके बैठा है तो उसको चार एडी सपोज रिपोर्ट कर रहे हैं, चार एसोसिएट डायरेक्टर्स उसे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या रहता है कभी कभी कि कोई कोई एसोसिएट डायरेक्टर्स को एक मतलब स्पेशलाइजेशन दे दिया होता है कि कोई एसोसिएट डायरेक्टर देख रहा है सिर्फ कंप्लायंसेस देख रहा है, कोई देख रहा है कि सिर्फ लिटिगेशन देख रहे हैं, Hmm. कोई एडवाइजरी देख रहे हैं। और हम एज अ ट्रेनी हम जाते हैं सिर्फ एक एसोसिएट डायरेक्टर के अंदर। तो एक वो मेजर फैक्टर बन जाता है कि हम इसमें हमारा लर्निंग पार्ट जो रहता है वो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है। तो Hmm. एज अ फर्स्ट ईयर में तो ये बोलूंगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक सीखने को कोशिश करना चाहिए। एंड आई थिंक हाँ, सीखने का बेसिस पे फर्स्ट ईयर में हमें ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए, अपने डोमेन का सीख लो। सेकंड ईयर में हम बोल सकते हैं कि यार मेरे को दूसरे एसोसिएट डायरेक्टर के पास ट्रांसफर वगैरह दे दो। ये चीज एक मेन रहती है। Okay. और बाकी इसमें मैं ऐड करूँ तो अपनी आई थिंक और कुछ पूछना चाहोगे आप इसमें? हाँ, देवू, एक बार अपनी जर्नी बताओगे, आपको कैसे मिली जीटी? क्योंकि आप तो आपने बताया स्मॉल टाउन से हो। सो फ्रॉम स्मॉल टाउन टू ग्रैंड थॉर्टन, अ बिग बिग सिक्स फर्म, कैसे मिली? कैन यू जस्ट इलेबोरेट? या सो एक्चुअली एक साल पहले मैं खुद देख सकता हूँ कि जैसे कि एक साल पहले मैं खुद देख रहा हूँ कि मेरे को कुछ जीरो नॉलेज थी। मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे एक्चुअली मेरा 11 12 से इंटरेस्ट था कि मेरे को टैक्स फील्ड में जाना है जाना है जाना है। सीए वाज द मेन पर्पस, मेरे को टैक्सेशन में जाना था, इस वजह से मैंने सीए चूज किया था। मेरे को ओके। स्टार्टिंग से पता था टैक्स तो ठीक है, टैक्स में तो मेरे को जाना ही जाना है, बट अब कैसे जाना है मेरे को कुछ ऑप्शन मेरे को दिखे नहीं। अब जितने भी सेशंस वगैरह होते हैं वो सारे पेड होते हैं, हम्म। ठीक है, हम्म। तो सेशंस वगैरह तो अफोर्ड कर नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, मैं लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट करना चालू कर दिया, लाइक रेफरल से मांगने स्टार्ट कर दिए। तो एट दी एंड मैं सच्ची बताऊंगा वो काम नहीं आते। हम्म। आप 100 को भेजोगे, 5 6 रिवर्ट करते हैं, उसमें से एक दो भी रिवर्ट करके बोलेंगे कि हाँ हम देंगे, बट कोई नहीं देता सीवी वगैरह। हम्म। तो मेरे को एक्चुअली मेरे मैनेजर ने लिंक्डइन पे पोस्ट डाली हुई थी कि आपको हमारे डोमेन में हायरिंग चालू है, तो आप इसको रिक्रूटर को रीच आउट कर लो। हम्म। अब उस रिक्रूटर पे भी अब जब मैं देखता हूँ तो उसमें 100 से ज्यादा तो लाइक ही थे ऑलरेडी पोस्ट पे। तो मेरे को समझ में आ गया था कि अगर मैं इसको कोल्ड ईमेल करूंगा वो मेरा मेल खोल के भी नहीं देखेगा। हम्म। तो मैंने थोड़ा देखा कि मैंने पहले उस रिक्रूटर का नाम पढ़ा, उसको लिंक्डइन पे देखा। अब लिंक्डइन पे भी मेरी लिमिट रीच हो रही थी, हम्म। तो ये भी मेरे साथ हो रखा था कि मैं उसको नहीं कर सकता, लिंक्डइन पे भी मैसेज नहीं कर सकता। हम्म। तो मैंने देखा एक्चुअली उस रिक्रूटर का मेरे दोस्त पे फोन आया हुआ था एक हफ्ते पहले, और कोई अदर डोमेन था उसके लिए, ठीक है।
यहाँ पे क्या रहता है जीटी में कि अगर आपका आउटसोर्सिंग कुछ करके डोमेन होते हैं, तो एक रिक्रूटर बैठा रहता है, वो सारे उन टीम्स को देखता है। तो उसके लिए मेरे दोस्त से फोन आया था, मैंने कुछ भी मतलब मैंने कुछ झूठ बोल के लिया था अपने दोस्त से, क्योंकि अगर मैं बोलता कि भाई मेरे को रिक्रूटर डायरेक्टली दे दे, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मैं किसी की हेल्प करूं। ट्रोली बोल रहा हूँ, कोई दोस्त नहीं चाहेगा दूसरे दोस्त का कि उसका बिग फर्म हो जाए, मेरा रह जाए। ठीक है, तो मैंने कुछ भी ऐसा बोल के उससे रिक्रूटर का नंबर लिया, एंड मैंने उसको व्हाट्सएप पे रीच आउट किया, एंड लकीली वो रिक्रूटर काफी अच्छे थे, उन्होंने रिवर्ट बैक किया। और आई थिंक अगर आपका सीवी बस एक बार उनको दिख जाए, और वो अगर स्टैंड आउट हो रहा है बाकी लोगों से, तो मैं नहीं मानता कि वो आपका इंटरव्यू डेफिनेटली ही करा के छोड़ेंगे। वो ऐसा ही नहीं कर सकते कि मतलब स्क्रीनिंग में आपका रेज्यूमे हटा दें। ठीक है, तो देवू एक बार अगर आप बताओगे, लेट्स से मैं आज सीए इंटरमीडिएट पास आउट हूँ, तो मुझे अगर हाँ। डायरेक्ट टैक्सेशन डोमेन में जाना है, तो मुझे इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए? कि आइडियली आप ये पढ़ के चल जाओ तो हम्म। डेफिनेटली आप सेलेक्ट तो हो ही जाओगे, एटलीस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस का आंसर तो दे दोगे। इट जस्ट डिपेंड अपॉन कि पर्सन की कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं। हम्म। उस पार्ट को हटा के तो क्या क्या क्वेश्चंस मुझे पढ़ने चाहिए टेक्निकल राउंड के लिए, क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए? कुछ सी अगर मैं बात करता हूँ, अगर सपोज मेरा इंटरव्यू होता है कॉर्पोरेट टैक्स के लिए, हम्म। तो हमको ये चीजें समझनी है कि जो भी हमने इंटरमीडिएट में अभी तक पढ़ा है, हम्म। मेनली वो हमने इंडिविजुअल के पर्पस से पढ़ा है। हम्म। तो अगर वो कुछ ऐसा सिनेरियो बना के दे रहे हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स का है, तो सबसे पहले तो हमको माइंड में दिमाग क्लियर करके जाना है कि हमारा डोमेन कौन सा है, हम्म। कॉर्पोरेट टैक्स है या फिर इंडिविजुअल टैक्स है। अगर मेरा कॉर्पोरेट टैक्स है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ वो इंडिविजुअल से भी पूछेंगे और कॉर्पोरेट से भी अलग करके पूछेंगे बहुत सारी चीजें। और अगर आप कॉर्पोरेट का नहीं बता पाए, तो उनका इंप्रेशन ही खराब पड़ने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। मैं हम्म। जानता हूँ, मेरे भी जब आया था तो ऑलरेडी 20-25 सीवी चल रहे थे। हम्म। वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि लाइक कितने कितने राउंड्स रहते हैं। तो मैं, हम्म। हाँ, इंटरव्यू राउंड्स के उसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताऊं, तो सबसे पहले किसी भी अगर डायरेक्ट टैक्स का हो रहा है इंटरव्यू, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टैक्स रेट। बेसिक्स टैक्स रेट ही पता होना चाहिए कि टैक्स रेट है क्या उस regime में, आपके कॉर्पोरेट के क्या टैक्स रेट है, एओपीबीओ के क्या टैक्स रेट है, इंडिविजुअल एचयूएफ के क्या टैक्स रेट है, आपको डेफिनेटली ये तो पता ही होने चाहिए। आपको टैक्स रेट पता होगा, देन आप बताओगे कि मेरे को रेसिडेंशियल स्टेटस मेरा कैसे निकलता है, रेसिडेंशियल स्टेटस के क्या क्या मेरे लिमिट्स रहती हैं, क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं, क्या क्या एडिशनल कंडीशंस रहती हैं, राइट। वो मेरी चीजें वो चीजें मेरी क्लियर रहती हैं। हम्म। और देन उसके बाद आई थिंक अब जितने भी हेड्स स्टार्ट हो गए, जैसे हाउस प्रॉपर्टी हेड हो गया, हम्म। उसको आपको अच्छे से होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी पॉइंट बना के वो पूछेंगे, एंड बेसिस हमेशा ध्यान रखना कि वो सारा हमेशा केस बेसिस पे ही देंगे। वो ये ओके। नहीं पूछेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी में बताओ किस सेक्शन पे आप 30% का डिडक्शन लोगे, वो कभी ये नहीं पूछते। वो ओके। हमेशा आपको केस बेसिस पे देंगे, आपको एक इनकम देंगे, हम्म। उसके ऊपर बताएंगे कि इस इनकम पे बताओ कि क्या बन रहा है सिनेरियो, कि हम कैसे टैक्सेबिलिटी करें, 2 लाख वाली कंडीशन लगेगी नहीं लगेगी, या 30,000 वाली कंडीशन मिले, उसका डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। ये केस बेसिस पे सब कुछ ही मिलता है। ठीक है, तो सबसे हम्म। पहले मैंने हाउस प्रॉपर्टी की बता दिया। हाउस प्रॉपर्टी मतलब आपको हेड अच्छे से ही पता होना चाहिए, उसमें तो है ही नहीं। अब जैसे कि कैपिटल गेन्स हेड है, उसमें तो फाइनेंस एक्ट 2024 हमारे पास अमेंडमेंट हुआ है बहुत ज्यादा। तो अब इसको आपको अच्छे से पढ़ते हुए जाना है, कि क्योंकि हमारा पुराना भी चल रहा है, नया भी चल रहा है। तो अगर वो उन्होंने बनाया केस ऐसा, और जिन्होंने आपने डेट ढंग से नहीं पढ़ी, हम्म। तो फिर आप गलती कर जाओगे, फिर वहां पे इंप्रेशन को बहुत ज्यादा खराब पड़ता है। और मैं मानता हूँ कि आपने बहुत अच्छा इंप्रेशन बना दिया, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपका एक भी नेगेटिव इंप्रेशन बन गया ना, और छोटे क्वेश्चन पे बन गया, तो फिर थोड़ा वो मिस्टेक वाला पार्ट रहता है। ओके। और बाकी मैं बोलूँ, अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन से बोलूँ, तो प्रेजेंटिव अच्छे से पढ़ के जाना। वो तो हर इंटरव्यू में पूछते ही पूछते हैं, प्रेजेंटिव तो एकदम अच्छे से हम्म। पढ़ लो। फिर डिडक्शंस का बताऊं, तो एपीसी के पढ़ लो, एटीटीटीए क्या है ये पढ़ लो। देन टीडीएस के रेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। फाइनेंस एक्ट 2024 में कुछ टीडीएस सेक्शंस नए आए हैं। ठीक है, हम्म। फाइनेंस एक्ट 2024 में हम्म। उनको पता होना चाहिए कौन कौन से नए नए सेक्शंस आए हैं, 194 जे क्या चीज है, किस पे एप्लीकेबल है, ये चीजें पढ़ लो। देन अब रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट पढ़ लो, कंपनी की क्या रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, इंडिविजुअल की क्या फाइलिंग की ड्यू डेट है। देन पढ़ लो कि आई थिंक हम बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं, क्या टाइम लिमिट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अपडेटेड रिटर्न में कैसे फाइल कर सकता हूँ, क्या इसकी पेनल्टीज वगैरह हैं, ये चीजें मेरे पास हो गई। इसके साथ साथ फाइनेंस एक्ट 2024 और फाइनेंस एक्ट 2025, हम्म। अच्छा फाइनेंस एक्ट तो अभी नहीं आया, बट बजट 2025, हम्म। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन ज्यादातर इधर से ही बनने वाले हैं, 200%।
ओके, ठीक है। आई थिंक यू हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। सो गाइस, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हम इसके बाद जो डाउट्स है, हम ओपन माइक सेशन रखेंगे लास्ट का 1 आवर। उसमें आप हम सबके माइक ओपन कर देंगे, कैमरा ओपन कर देंगे, देन आप सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, राइट। सो देवू, लास्ट आप मेरे को चीज़ बता दो। एक चीज़ तो लाइक आने वाली है, आपका स्टाइपेंड कितना है अभी ग्रैंड थॉर्टन में? स्टाइपेंड तो आई थिंक इनफ है, लाइक टैली जैसे शहर में आई थिंक सर्वाइव करने के लिए मोर देन इनफ है। हाँ। लाइक मैं बोल सकता हूँ सारी बिग फोर से 1,000 रुपीज ज्यादा है, तो अब यहाँ पे बिग फोर वाले आएंगे उनसे पूछ लेना। अच्छा, ठीक है, मतलब आप तो ऐसे हाँ, फर्स्ट ईयर क्लियरली। में उनसे 1K ज्यादा है, सेकंड ईयर में उनके कम्पिटिटिव मतलब उनके बराबर ही। ओके ओके, फाइन फाइन। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देवू, लास्ट चीज़ मेरे को बता दो कि आपका डे कैसे जाता है डायरेक्ट टैक्स में। लाइक वर्किंग कैसे रहते हैं, या क्या आवर्स होते हैं? बेसिकली हाँ हाँ, तो हमारे आई थिंक जीटी में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत अच्छी चीज मान लूँ हाइब्रिड मॉडल है, यानी कि आपको ऑफिस, मैं महीने में लास्ट मंथ आई थिंक मैं 1 या 2 बार गया हूँ, ऑफिस में गया ही नहीं हूँ। हम्म। तो ये बहुत अच्छी चीज है, लाइक हाइब्रिड मॉडल है, आप रिमोट काम कर सकते हो, डिपार्टमेंट जाना है तभी ऑफिस जाना होता है, फिर टीममेट जब होती है तभी ऑफिस जाना होता है मोस्टली। हम्म। एंड ऑल्सो लाइक वर्किंग आवर्स 9:30 to 6:30 रहते हैं हमारे, हम्म। 9 आवर्स के वर्किंग आवर्स रहते हैं। ओके। देन इसमें लाइक वही है कि टीम्स पे एक बारी बैठ गए तो फिर भाई कॉल्स 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 लगी रहती हैं। ओके। 9:30 हमारा लॉग इन आवर फिक्स है, बट 6:30 का भी फिक्स नहीं है, वो तो हमेशा ज्यादा ही बढ़ता है। या वो तो रियलिटी है। ठीक है। सो दैट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू देवू।